बहू बेटी का पहला बच्चा। ये आजकल की बहुएं भी ना एक नंबर की कामचोर होती हैं। अरे बहू रानी, आज की तारीख में चाय बन जाएगी क्या? लाई माँ जी। जानवी जल्दी से चाय छानकर सुमित्रा को ला कर देती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। माफ कीजिएगा, जरा सी देरी हो गई। रहने दे रहने दे, ये अच्छा खासा नाटक लगा रखा है रोज का। मगर तुझ जैसी गरीब घर की लड़कियों की नाटकबाजी मैं खूब समझती हूँ। तू ये इसलिए कर रही है कि मैं नौकर चाकर लगा लूं? ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी फोन आता है और सुमित्रा फोन उठा लेती है। हेलो माँ, मैं निम्मी बोल रही हूँ। निम्मी मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद फोन किया तूने? ये बता कैसी है तू? अच्छी हूँ माँ, आपके लिए खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अपनी बेटी के माँ बनने की बात सुनकर सुमित्रा फूले नहीं समाती। क्या सच में? ये खुशखबरी देकर तूने अपनी माँ को खुश कर दिया। निम्मी अच्छा सुन, ये तेरा पहला बच्चा है, इसलिए अपने खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना। माँ, मुझे ना आपके हाथों के बने कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, मैं कढ़ी चावल बनाकर तेरे भैया के हाथों भेज दूंगी। मेरी बेटी का ये पहला बच्चा है, तुझे तरसने थोड़ी दूंगी। अच्छा रखती हूँ माँ। अजी सुनते हो? क्या बात है भाग्यवान, बड़ी खुश लग रही हो। अजी हमारी बेटी माँ बनने वाली है। जरा बाजार से जाकर खट्टा मट्ठा या फिर वो ना मिले तो छाछ ले आना। थोड़ी देर बाद आलोक दफ्तर के लिए निकलेगा तो उसके हाथ कढ़ी चावल बनाकर निम्मी के ससुराल भेज दूंगी। सुमित्रा शादी से पहले तो निम्मी की हर ख्वाहिश पूरी करती ही थी, मगर शादी के बाद भी उसे हर कुछ दिनों पर बड़ी ही इज्जत के साथ मायके बुलाती। वहीं जो कि बहू गरीब घर से थी, उसे हर दम कोसती रहती। जानवी, तू आ मेरे साथ, मुझे तेरी मदद चाहिए। जी माँ जी। जानवी अपनी सास की मदद करने लगती है, तभी उसे उल्टी आ जाती है। फिटे मुंह, इस मुई को अभी ही उल्टी आनी थी। कुछ देर बाद, माँ जी आप दादी बनने वाली हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहू के बच्चे की बात से सुमित्रा जरा सा भी खुश नहीं होती। इस नासपीटी के पैर भी अभी ही भारी होना था जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। मुझे तो पहले अपनी बेटी ही प्यारी है। हाँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब सुमित्रा की बहू और बेटी को 2 से 3 महीने हो जाते हैं। तभी निम्मी अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ। निम्मी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ, मेरी सास बहुत कंजूस है। जब देखो मुझे खाने पीने के पीछे टोकती रहती है, रोकती रहती है। माँ, मैं घर आ रही हूँ। तेरा अपना घर है, जब मन करे आ जा। वैसे भी बेटी का पहला बच्चा मायके में होता है। अपनी बेटी के घर आने की खुशी में सुमित्रा उसके मन पसंद का सारा खाना बनाती है। क्या बात है माँ, घर पर कोई आ रहा है क्या? इतना सारा खाना बना रही हो? बस तेरी बहन निम्मी आ रही है आलोक। थोड़ी देर में निम्मी आ जाती है। माँ देखो, मैं आ गई। हे भगवान, देखो तो मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। बहू जल्दी से खाना लगा दे। जी माँ जी। सुमित्रा अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिलाती है। नंद के घर आने के बाद से अब बहू का काम दुगना हो जाता है। निम्मी सारा दिन अपनी फरमाइश का कुछ न कुछ बनवाती रहती। इसी तरह से दोनों को 5 से 6 महीने हो जाते हैं। माँ, मुझे छोले भटूरे खाने का मन है। बस इतनी सी बात, मैं तेरी भाभी से कहकर अभी बनवा देती हूँ। जानवी, जानवी, कहाँ है तू? जी माँ जी, बुलाया? मेरी बेटी को छोले भटूरे खाने का मन है। बाजार से सामान लिया और सुन 1 पाव कच्चा पनीर भी ले आना। मेरी बेटी का पहला बच्चा है, दूध पनीर खाएगी तभी तो ताकत मिलेगी। माँ जी, बड़े दिनों से मेरा भी रबड़ी जलेबी खाने का मन कर रहा है, थोड़े और पैसे दे दीजिए। देखा माँ, ये जानवी भाभी भी ना हर वक्त मेरा देखा देखी करती रहती है। इन्हें अपने गरीब मायके में तो कुछ खाने पीने को मिला नहीं, इसलिए ये बच्चे की आड़ में अपने खाने पीने के शौक पूरे करने पर लगी हुई हैं। ननद जी, आपके साथ साथ मेरा भी ये पहला बच्चा है और ऐसी हालत में ये सब खाने पीने का मन तो करता ही है। बहुत ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल के हलवाई मिलावटी मिठाई बनाते हैं, उससे बच्चे को नुकसान होगा। चुपचाप से घर की दाल रोटी खा, वही ठीक है। ये कहकर सुमित्रा कंजूसी करते हुए बात को टाल देती है, मगर जानवी को अपनी सास का किया गया फर्क समझते देर नहीं लगती। मगर शाम को सुंदरलाल अपनी बहू को चोरी से रबड़ी जलेबी लाकर देते हैं। जानवी बहू, ये लो, तुम्हें रबड़ी जलेबी खाने का मन था ना, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। देखो बहू,
मैं तुम्हारी सास को बदल तो नहीं सकता, मगर एक ससुर होने का फर्ज तो निभा ही सकता हूँ। सुंदरलाल के जाते ही जानवी जलेबी खाने वाली होती है। तभी सास उसके मुंह के आगे से वो निवाला भी छीन लेती है। ला दे ये मुझे, बड़ी आई रबड़ी जलेबी खाने वाली। देखा माँ, मेरी ये भाभी भैया और पापा के सामने ऐसे बेचारी बनकर दिखाती है जैसे हम इस पर कितना अत्याचार करते हैं, इसे खाने को नहीं देते। ननद जी, एक प्रेग्नेंट औरत को उसके मन का खाना भी नहीं मिल रहा है, ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है? माँ जी, नंद जी के साथ मेरा भी तो ये पहला बच्चा है, मगर आपको बस अपनी बेटी के खाने पीने का ख्याल रखना है, बहू का नहीं। ये फर्क ही तो है। मेरे आगे ज्यादा बड़बोली बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है जानवी बहू। और रही बात बच्चे की, तो हर लड़की का पहला बच्चा उसके मायके में होता है, मगर तेरे गरीब मायके वाले तो तुझे लेने भी नहीं आए, क्योंकि उनका खर्चा जो बढ़ जाता। जा चली जा, क्यों नहीं जाती अपने मायके, वहीं कर लेना अपना पहला बच्चा पैदा। मेरी बेटी मेरे घर की रानी थी और हमेशा रहेगी, तुझे जितना जलना है जलती रहे। बेचारी बहू को ऐसी हालत में भी खुश रखने की बजाय दोनों सास ननद उसे ताने देकर चली जाती है। तभी दरवाजे की आड़ में खड़ा आलोक सब कुछ सुन लेता है और अंदर आकर कहता है, जानवी, तुम्हें ये सब कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं, हम अलग हो जाएंगे। वैसे भी मैं इतना कमा लेता हूँ कि तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को अच्छे से खिला लूंगा। नहीं आलोक जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वरना लोग यही कहेंगे कि एक बहू ने एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया या फिर उसका घर तोड़ दिया। ऊपर वाला है ना, वही मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा। ऐसे ही समय बीतता है। निम्मी सारा दिन अपने कमरे में सोई रहती, एक तिनका भी नहीं हिलाती। सुमित्रा उसे 9 महीने फल, फ्रूट, जूस सब कुछ खिलाती है। वहीं जानवी को कोई भी इंतजाम नहीं मिला, हालांकि उसका भी ये पहला बच्चा था। बेचारी बहू गर्भावस्था के 9वें महीने में भी दिन भर काम करती रहती, मगर इन 9 महीने में जानवी को हर चीज के लिए तरसना पड़ा था, चाहे वो मनपसंद का खाना हो जिसके लिए वो मन मार कर रह जाती थी, या फिर आराम जो कि उसे मिला ही नहीं। तभी निम्मी को लेबर पेन शुरू हो जाता। उस वक्त घर में जानवी के सिवा कोई भी नहीं था। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ जी तो मंदिर गई हैं, आलोक और ससुर जी भी नहीं है। निम्मी, घबराओ मत, हिम्मत रखो, मैं अभी आती हूँ। जानवी 9 महीने का भारी पेट लिए भागते हुए सड़क पर आती है और ऑटो में बिठाकर अपनी नंद को अस्पताल ले आती है। इतने में उसे भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ, मेरा बच्चा। डॉक्टर, इन्हें भी डिलीवरी का दर्द हो रहा है, इन्हें अंदर ले चलो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लेबर वार्ड से बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है? देखिए, आपकी बेटी का बच्चा बहुत ही कमजोर है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी का कोई भी चांस नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर उन्होंने प्रेगनेंसी के दिनों में थोड़ा बहुत काम किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जहां जानवी की नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहीं निम्मी को ऑपरेशन से बच्चा होता है। तभी निम्मी का पति दीपक भी आ जाता है। निम्मी, कहा था ना मैंने तुम्हें, मेरे बच्चे को लेके मत जाओ, कितना कमजोर हुआ है ये। किस बात से आपका बच्चा दामाद जी? जब मेरी बेटी पेट से थी, आपकी माँ उसके खाने पीने में भी टोकती रहती थी, वो ठीक था क्या? ये सब किसने कहा आपको? ये झूठ है सासू माँ। माँ, मैंने झूठ बोला था। मेरी सास मेरे बच्चे का ख्याल खुद रखना चाहती थी, मगर मैं ही काम से बचने के लिए मायके आ गई थी। देख लिया भाग्यवान, तुम्हारी बेटी एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। तुम्हें तो जानवी बहू के पैर धोकर पीने चाहिए। वो बेचारी 9 महीने तक तुम्हारे ताने सुनकर रूखा सूखा खाकर वो सहती रही। भगवान भी देखता है, तभी तो उसका बच्चा एकदम स्वस्थ है। वहीं हमारी बेटी का बच्चा एकदम कमजोर। ये तुम्हारे फर्क के कारण है। इसके साथ ही सुमित्रा की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। तूने तो अपने सास ससुर को माँ बाप मान लिया, मगर मैं ही तुझे बहू से बेटी नहीं मान पाई। माँ जी, जो हो गया उसे जाने दीजिए, हम साथ हैं, यही बहुत है। उस दिन के बाद से सुमित्रा अपनी बहू और बेटी के बीच से फर्क करना हमेशा के लिए छोड़ देती है। 2 महीने की गुनगुन को गोद में लिए गरीब जमुना भर आए मन से रमेश से कहती है, सुनिए, आप मुझे और हमारी 5 बच्चियों को इस तरह से यहाँ अकेला छोड़कर परदेश जा रहे हैं। मत जाइए ना, हम यहाँ थोड़ा बहुत भी कमा कर खा लेंगे। देखो जमुना, मेरा रास्ता मत रोको। मैं जिंदगी भर इस झोपड़ी में ये घिसी पिटी जिंदगी नहीं जी सकता।
और फिर सालों से सांप मदारी का खेल दिखाकर क्या मिला मुझे? मैं मुश्किल से बस घसीटा राम बन के 2 वक्त की रोटी कमा पा रहा हूँ। मेरी बात समझो, फिर मैं तुम्हें और अपनी 5 बच्चियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए ही तो परदेश जा रहा हूँ। मुझे जाने दो, अपना और इनका ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। माँ, माँ, माँ। ये कहते हुए 12 साल की बबीता जमुना को झकझोरती है और जमुना बीती जिंदगी से बाहर आ जाती है। माँ, कहाँ खो गई थी आप? खेल दिखाने नहीं जाना क्या माँ? अब तो इस गांव में कोई भी हमारे सांपों का खेल नहीं देखता। हम दूसरे गांव में चलेंगे ताकि 2 पैसे बन सके। ये सुनकर गर्मी और पसीने से भीगी 5 साल की गुनगुन उम्मीद लगाकर कहती है, बबीता दीदी, शाम तो जब आप तीनों सांप का खेल दिखाकर ढेर सारे पैसे लेकर आओगे ना, तो मेरे लिए 5 बर्फ खरीद कर ले आना। फिर हम सब ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। बोलो दीदी, आप हमारे लिए बर्फ खरीद कर लाओगी ना? अपनी छोटी सी बहन की इस बात पर बबीता रोते हुए कहती है, हाँ मेरी गुनगुन, तेरी बबीता दीदी तेरे लिए बर्फ जरूर लाएगी। बबीता और शीतल अपनी माँ जमुना के साथ भरी गर्मी में चली जाती है। वहीं नीतू, सोनी और गुनगुन गर्मी में झोपड़ी में ही रहती हैं। जमुना बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसे कि अपनी 5 बच्चियों का पेट पालने के लिए जमुना सांप का खेल दिखाकर जैसे तैसे अपनी बेटियों को 2 वक्त का खाना खिला पाती थी। काफी दूर चलने के बाद वो तीनों एक गांव में आते हैं और शीतल डमरू बजा बजा कर लोगों को बुलाने लगती है। आओ आओ काका चाचा, आओ प्यारे प्यारे बच्चों, और देखो सांप का रोमांचक खेल जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। इसके बाद जमुना बीन बजाने लगती है और सांप बीन पर नाचने लगते हैं। ऐसे में बबीता सांप का खेल देख रहे भीड़ से पैसे मांगती है, जिस कारण लोगों की भीड़ अपने अपने घर जाने लगती है। माँ, बहुत कम लोगों ने ही पैसे दिए थे। बस हमारे इतना दूर आकर खेल दिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ माँ। बस 10 रुपए हुए हैं। इतने में शीतल गर्मी से चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। शीतल, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? माँ, पानी पानी। बबीता, तू शीतल का ख्याल रख, मैं किसी से पानी मांग कर लाती हूँ। बेचारी जमुना आंखों में आंसू लिए हुए गर्मी में दौड़ कर जाती है और बहुत से घर का दरवाजा खटखटाती है। बहन जी, मेरी मदद कीजिए, भगवान के लिए मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची बेहोश हो गई है। अरे तुम तो वही सांप का खेल दिखाने वाली हो ना। इस कड़ी धूप में बेचारी अपनी मासूम बच्चियों को दर दर की ठोकर खिला रही हो। अरे जब तुम गरीबों को अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की औकात नहीं होती तो फिर पैदा ही क्यों करती हो बच्चे? यहीं ठहरो, ला आती हूँ पानी। इतना सब सुनाने के बाद वो औरत उसे पानी लाकर देती है। ये ले शीतल, पानी पी। अब ठीक है तू? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। इसी तरह से वक्त बीतता है, जिसके साथ धधकने वाली गर्मी बढ़कर उस गरीब माँ की टूटी फूटी झोपड़ी पर अपना असर दिखाने लगती है, जिससे सोनी और गुनगुन की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, सर बहुत दर्द हो रहा है, गर्मी भी लग रही है, बहुत भपका और उमस हो रहा है। पंखा कर दो ना माँ। अगर मैं इनको संभालने में लग गई तो आज शाम सांप का खेल दिखाने नहीं जा पाऊंगी और फिर मेरी बच्चियों को आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बबीता, शीतल, तुम दोनों घर पर रहो, मैं अकेले ही जाती हूँ। फिर वह गरीब माँ नंगे पैर निकल जाती है, जिसके चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और गांव-गांव घूमकर वो खेल दिखाती है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। ऐसे में अपनी बच्चियों की चिंता में वो जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी उसे एक आवाज आती है, मेरी मदद करो, मदद करो। ऐसा लगा कि कोई मुझसे मदद मांग रहा है। ये कहते हुए जमुना जैसे ही जमीन पर देखती है तो एक सांप बहुत ही जख्मी हालत में वहां होता है। हे भगवान, ये भोलेनाथ के भक्त का ऐसा हाल किस निर्दयी ने किया होगा? कितने दर्द में है ये कहकर वो अपने झोले से हल्दी निकालकर उसे लगाती है और जड़ी बूटियों के पत्तों को वहां बांध देती है। तभी अचानक से वो सांप एक इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेती है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुमने मेरी जान बचाई, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? एक नाग को इंसानी रूप लेते हुए मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। ये क्या, ये तो सच में है।
ऐसे चौंको मत, बताओ मुझे अपनी परेशानी। मैं बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे सांप का खेल दिखाकर गरीबी में अपनी बच्चियों को 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी ही खिला पाती हूँ। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे मेरी बच्चियों को गर्मी से राहत मिले? तभी नागिन अपने जादू से जमुना को एक पत्थर देती है। ये लो, ये तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। ये कहकर नागिन गायब हो जाती है और जमुना रास्ते भर उस पत्थर को हाथों में लिए देखते हुए घर जाती है। ये तो सिर्फ एक पत्थर है, ये मेरी क्या ही मदद करेगा। जैसे ही जमुना घर आती है तभी गुनगुन बीमार हालत में बिस्तर से उठकर वो चमकता हुआ पत्थर उससे छीन कर कहती है, अरे वाह माँ, ये पत्थर कितना सुंदर लग रहा है और ये तो एकदम बर्फ के जैसा ठंडा है। काश कि इस पत्थर की तरह हमारी झोपड़ी भी बर्फ जितनी ठंडी हो जाती ताकि हमें गर्मी नहीं लगती। गुनगुन के इतना कहते ही उस पत्थर के अंदर से एक सुनहरी चमक निकलती है और देखते ही देखते उनकी टूटी फूटी झोपड़ी बर्फ का सुंदर घर बन जाती है। ये नजारा देखकर जमुना और उसकी 5 बेटियां उस पत्थर को देखती रह जाती हैं। ये कैसा जादुई पत्थर है जिसने हमारे घर को बर्फ के घर में बदल दिया? हमें इसके जादू को एक बार और आजमा कर देखना चाहिए। ऐ जादुई पत्थर, हमें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना दो। ऐसा कहते ही एक बार फिर से वो जादुई पत्थर चमकने लगता है और उसके अंदर से तरह तरह के स्वादिष्ट पूरी पकवानों से भरी थाली उस गरीब माँ के 5 बेटियों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर उनके मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और वो खाने पर टूट पड़ती हैं। इतना थाला थाना, अरे वाह, आज तो दावत हो गई। हाँ गुनगुन, आज तो हम सभी पेट भरकर स्वादिष्ट और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। माँ, आप भी खाओ ना। देखो, आज सालों बाद हमारी थाली में रूखा सूखा नहीं बल्कि स्वादिष्ट खाना है। अपनी 5 बेटियों को खुश होकर खाना खाते देखकर गरीब जमुना आंसू भरी आंखों के साथ उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, खा लो मेरी प्यारी बच्चियों, खा लो। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज सालों बाद तूने मुझ बदनसीब गरीब माँ को ये खुशियों भरा दिन दिखाया है, जब मैं अपनी 5 बच्चियों को इस तरह से खुश देख पा रही हूँ। जादुई पत्थर से मिले बर्फ के घर में अब गर्मी और भभके का जरा सा भी एहसास नहीं था, बल्कि वहाँ एसी जितनी ठंडक थी। वहीं जो कुछ भी खाने का मन करता वह जादुई पत्थर से फरमाइश करती और उन्हें उनका मन पसंद खाना मिल जाता। मगर जब घर से बाहर निकलना पड़ता तो उन्हें चिलचिलाती धूप और गर्मी का सामना करना पड़ता, जिससे उन 5 का शरीर घमौरियों से भर जाता है। क्या हुआ मेरी बच्चियों, तुम सभी इस तरह अपना शरीर क्यों खुजला रही हो? माँ, हम सभी को इन फटे पुराने कपड़ों में बहुत ही ज्यादा खुजली होती है और गर्मी भी लगती है। हमारे लिए सूती के कपड़े खरीद दो ना माँ। सोनी दीदी, उसकी क्या जरूरत है जब हमारे पास बर्फ का ठंडा घर है। तो जब ये जादुई बर्फ जैसा दिखने वाला पत्थर हमें बर्फ का घर दे सकता है, अच्छा अच्छा खाना दे सकता है, तो कपड़े भी दे सकता है। ये सुनकर जमुना उस जादुई बर्फ जैसे दिखने वाले पत्थर को अपने हाथों में लेकर उसे कहती है, ऐ जादुई पत्थर, मुझे मेरी 5 बेटियों के लिए ऐसे कपड़े दो जिसे पहनकर उन्हें इस गर्मी में भी ठंडक मिल सके और उन्हें बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। इतना कहते ही जादुई पत्थर चमकने लगता है और उसके अंदर से सुंदर सुंदर कपड़े निकलने लगते हैं, जो कि बिल्कुल बर्फ जितने ठंडे होते हैं। और उन कपड़ों को पहनकर जमुना की बेटियां बहुत खुश भी होती हैं। इसके बाद जमुना सांप का खेल दिखाना छोड़ देती है और तय करती है, इस जादुई पत्थर ने जिस तरह से मुझ गरीब माँ और मेरी बच्चियों को जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, अब मैं भी इसका इस्तेमाल गरीब लोगों की भलाई और अच्छाई के लिए करूंगी। अपने गरीबी भरे दिनों को याद करके जमुना जादुई पत्थर की मदद से फुटपाथ पर रहने वाले बेघर गरीब बच्चों को ठंडक से भरे कपड़े और खाना बांटती है और अपने घर के दरवाजे पर आने वाले गरीब लोगों की भी पूरी मदद करती है।